5 कहानियों की चर्चा करेंगे। सुजान भगत कहानी, 2 बैलों की कथा, सवा सेर गेहूं, सदगति और कफन। तो इसके माध्यम से प्रेमचंद का विचार किसानों के प्रति या बुजुर्गों के प्रति हो रहे अत्याचार, बुजुर्गों का जो है आजकल किस तरह घर में सम्मान नहीं हो रहा है, लोग जो है धर्म होते ही धर्म की ओर नहीं झुकना चाहते। धर्म, कल हमने वही नमक का दारोगा कहानी में हमने देखा था कि धन की विजय हो गई, धर्म की। आज भी अगर हम सुजान भगत कहानी में देखते हैं तो मेहनत के आगे आज धर्म की विजय होगी। सुजान भगत कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें हम देखते हैं कि परिवार नामक जो व्यवस्था है समाज में, परिवार की यथार्थता, उसकी उपयोगिता किस तरह होती है सिद्ध। व्यक्ति अगर श्रम द्वारा अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाए तो वो अधिकार सब कुछ छीनकर परिवार के दूसरे सदस्यों के हाथ में चला जाता है। समझे, जब तक आप श्रम नहीं करेंगे तो वो अपने ही घर का अधिकारहीन सदस्य की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसे ही किसान के मनोविज्ञान के का जो है विषय हम कहानी में पढ़ेंगे। कहानी आज के युग की प्रासंगिकता के आधार पर देखें तो आदर्श के धरातल पर एक खास युग अथवा पुरानी तथा नई पीढ़ी के जो नैतिक संघर्ष को व्यक्त करता है। अर्थात पुरानी पीढ़ी की स्वार्थपरता को अपनी ताकत से जो है चुनौती देती है और अंततः विजय को प्राप्त करती है। सुजान भगत कहानी का प्रमुख पात्र सुजान महतो, जो कि एक किसान है, अपनी मेहनत के बल पर वह सब कुछ करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। परंतु परिवार नामक संस्था में जब इंसान की कदर नहीं होती है तो उसे कैसा लगता होगा, उसकी अनुभूति कैसी होगी, ये सुजान भगत कहानी में हम देख सकते हैं। क्योंकि सुजान भगत कहानी धर्म का, एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है। हमेशा धर्म पर टिके रहोगे तो जीत जरूर होगी आपकी। अधर्म करने वाला व्यक्ति भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है, वो अपनी चालाकी से थोड़ी देर के लिए खुश होगा। वो ऐसा सोचता है कि आप भी ऐसा सोचते होगे कि उसके साथ अच्छा हो रहा है, अधर्म कर रहा है, पर एक दिन जब समय आएगा, जब जीत हार की बात होगी तो अधर्म का जो है नाश होगा और धर्म की जरूर जीत होगी। पर धर्म में रहने वाले को थोड़ा संघर्ष करना होगा, यह सच्चाई है। और इसका क्या प्रभाव है, इसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा कहानी में। क्योंकि पारिवारिक संरचना में व्यक्ति का महत्व, उसकी स्वतंत्रता को आप देख सकते हैं। क्योंकि आजकल के समाज में किसान की वास्तविक मनोवृत्ति का वर्णन इस कहानी में देख सकते हो। क्योंकि ये कहानी के माध्यम से गांव, समाज, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी चीज की का परिचय आप देखोगे। सुजान भगत एक आदर्शवादी, मानवतावाद की प्रेरणा से प्रेरित कहानी है। तो कहानी का मूल विषय वस्तु, आशय क्या है? सुजान भगत एक बड़ा ही उदार एवं परिश्रमी, कर्मठ प्रकृति का किसान है।
जिसके परिश्रम से उसकी खेती आज सोना उगलने लगी थी, और कुछ धन आ जाने के बाद अब धन आ गया तो उसकी वृत्ति धर्म की ओर झुकने लगी। धर्म की ओर झुकने लगी तो उसके घर पर अनेक साधु संत, हाकिम, अफसर आने लगे, रहने लगे। स्थिति यह थी कि सुजान के घर पर ढेर सारा दूध होता था, परंतु वो एक बूंद भी दूध नहीं चखता था। सुजान अत्यंत विनम्र भाव से रहने लगा था, जिससे कि कोई यह नहीं कह सके कि उसे धन का घमंड हो गया है। जबकि उसने गांव में पानी की समस्या निपटाने हेतु कुआं भी खुदवाया है। इसी बीच एक दिन सुजान की इच्छा गया जाने की हो गई। पत्नी विरोध करती है कि क्यों खर्चा कर रही, बहुत तरह के तर्क देती है, पर उन तर्कों को काट कर वो गया तर्पण करने जाता है। आज भी हमारे समाज में धर्म में मान्यता है कि गया तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, पर उसमें भी हमें पैसे खर्च करने पड़ते। धर्म में भी जो है थोड़ा धन नहीं लगाओगे तो कैसा होगा। तो आज सुजान महतो के पास धन आ गया है तो वो धर्म की ओर झुक रहा है, और ये कुछ गलत काम है नहीं। और लौटकर वह गया तर्पण करने के बाद ब्रह्म भोजन का आयोजन करता है। उसकी स्थिति से गांव के कुछ लोग जलने भी लगे थे। तो गया से लौटने के बाद सुजान महतो सुजान भगत हो गया। उस दिन से नियम संयम से रहने लगा, झूठ बोलना सब कुछ त्याग दिया, सत्कार्य पर बल देने लगा। सुजान भगत अब जड़ भगत से निकलकर चेतन भगत में प्रवेश कर गए, तथा अब ब्याज लेना भी उसे गुनाह गलत लगने लगा। कोई भी गलत काम नहीं कर रहा। इधर परिवार में सुजान भगत के अब अधिकार छिनने लगे कि आप अगर ब्याज नहीं लेंगे, पैसे नहीं कमाओगे तो कैसे करेंगे। मसलन घर में क्या होना है। तो अब सुजान भगत से अब कोई भी किसी तरह की पूछताछ, वो घर का मुखिया है फिर भी उसे कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है। घर में क्या होना है, खेत में क्या बोना है, किसे क्या देना है, आदि आदि आदि। तो सुजान के अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। उसकी पत्नी बुलाकी और बेटा भोला सब उसकी इस प्रवृत्ति का विरोध करने लगे। तो सुजान को बहुत भला बुरा कहते थे। तो एक दिन जब सुजान के द्वार पर कोई भिक्षा मांगने भिखारी आता है, तो भिक्षा दान देने के लिए सुजान घर से अनाज लेकर चलते हैं, तो उनका जो बड़ा बेटा है भोला, उसके हाथ से अनाज छीन लेता है और उसे उलट शिक्षा देना लगता है कि भीख भीख की तरह दी जाती है। पापा इस तरह से अगर आप देंगे तो घर लुट जाएगा, भीख को भीख की तरह दीजिए। तो इसके बाद सुजान भगत को अपनी स्थिति पर घोर चिंता होती है कि मैं मेरे ही घर में पूछूं और दूं। आवाज रुक रुक कर आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। हाँ, किसी ने मैसेज बॉक्स में लिखा कि सर आपकी क्लास जो है रुक रुक कर नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर, उस समय नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, तो शायद उन्हीं के फोन में प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं। दीपांजलि पाठक जी, आपके फोन में शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि और स्टूडेंट को क्लियर आ रही है आवाज, नहीं तो फिर मुझे इधर देखना पड़ेगा। ठीक है दीपांजलि जी। तो सुजान भगत कहानी में अगर आप देखते हैं ना, तो कितना बुरा लगा होगा उसे कि मेरे ही खेत का अनाज मैंने ही मेहनत
की, और उसके बाद मैं ही नहीं दे सकता, उसके लिए वो भी मेरा ही पुत्र जो है मुझे आक्षेप करता हुआ मुझे हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस तरह से आप देंगे तो एक दिन घर लूट जाएगा, भीख भीख की तरह दी जाती है। सुजान भगत को अपनी स्थिति की चिंता यहीं से ही लगती है। वो मन ही मन अपनी पत्नी को कोसता है, क्योंकि बेटे को अगर छोड़ भी दो तो पत्नी तो अपनी है ना, वो तो कह सकती है। बच्चों को संस्कार कौन देता है? एक बच्चे अगर पिता को या माता को कुछ गलत कहते हैं तो हम अभिभावक के तौर पर उनकी गलती को हमें सुधारना चाहिए कि बेटा ये गलत है, गलत को गलत कहना सीखना चाहिए और उन्हें जो है संस्कार देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज की जो नींव है वह संस्कारों पर टिकी है। एक पिता के लिए इससे जो है बुरी बात और क्या हो सकती है कि उसका पुत्र उसे आक्षेप कर रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, जबकि उसकी माँ देख रही है सामने। तो उस समय वो अपनी पत्नी को कोसता है, क्योंकि बेटे को अगर छोड़ भी दे तो पत्नी तो अपनी है और वह भी अब मेरी नहीं रही, क्योंकि बेटों का साथ दे रही है। यहाँ पर देखिए वही पितृसत्तात्मक वाली बात आ गई। बेटों को जो है महत्व दिया गया। फिर तो सुजान ने तो अपने परिश्रम से अपना अधिकार पाने का निर्णय लिया था और बिना कुछ खाए पिए अपने खेतों में जाकर कठिन परिश्रम करने लगा। ठीक है, नहीं दे सकता तो नहीं दूंगा, अब तो तुम्हारे घर से मेरे खाने पीने का भी कोई नाता नहीं है, मैंने कुछ खाता न पीता। पत्नी और पुत्र ने न मनाने की कोशिश की, बस दिन रात जो है सुजान महतो अपने कर्म में लगा रहा, बहुत मेहनत की। आज उम्र के इस पड़ाव में भी उसने खेतों में जाकर कठोर परिश्रम किया और जिसे देखकर उसकी पत्नी और बेटे दोनों दंग रह गए। एक बार फिर जो है सुजान की कठिन परिश्रम के माध्यम से खेती में फिर से सोना बरसने लगा। इसे देखकर गांव वालों ने ईर्ष्या भी की। धीरे धीरे सुजान भगत को उसके परिवार में छिने अधिकार फिर मिलने लगे और वह पैदावार में दिल खोलकर दान करने लगा। अब उसके पत्नी और बच्चे में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने मेहनत किया, मैंने सब कुछ किया। इस प्रकार अपनी लगन और परिश्रम से न सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा ली, बल्कि इससे अपने बेटे और पत्नी के दंभ को तोड़ दिया और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। तो अगर कहानी की जो बनावट है, कहानी में जो भाषा और शैली है, उसकी अगर बात करें तो प्रेमचंद जो कहानी कहने और सुनाते लगते हैं, अक्सर लच्छेदार जबान या वाक्यों को स्वाभाविक गति से फैलाने की आजादी से लेकर अंग्रेजी बाग के माली की तरह डाली पत्ते कतर कर नहीं, बल्कि फूलों की पत्तियों पर हवा से बढ़ने लहराने चाहिए। तो हम देखते हैं कि बीच बीच में आपको इंटरेस्टिंग लगे कहानी अगर पढ़ोगे, क्योंकि सुजान भगत को अगर देखा जाए तो इसका प्रारंभ कहानी की एक टिप्पणी से करते हैं, जब कि सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। ये पहली लाइन, जैसे कल बूढ़ी काकी की पहली लाइन हमने देखी कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है, तो एक लाइन कितना बड़ा जो है संदेश देती है। इसी प्रकार ये एक लाइन भी देखिए, सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं, क्योंकि वो सीधा साधा है। जो बदमाश रहेगा ना, वो धन को जो है धर्म में नहीं लगाएगा। आजकल तो धन भी जो है अधर्म करके कमाया जा रहा है, और ये सीधे साधे किसान ही हैं जो धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। और सूचनात्मक और वर्णनात्मक अंदाज से कहानी का पहला पैराग्राफ ही विस्तार से बता दिया गया है। सुजान के व्यवहार एवं स्वरूप के साथ उसके घर समाज का वर्णन किया। फिर इसके बाद दूसरा खंड जब हम कहानी में जाते हैं तो सुजान महतो से सुजान भगत की कहानी बताई गई, जहां पर शिल्प अत्यंत सरल तरीके से कहा जाता है कि सुजान महतो से सुजान भगत हो गया। और तीसरे खंड का प्रारंभ एक दिन बुला की दाल छांट रही थी
वहां से होता है। और चौथे खंड का प्रारंभ सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। पांचवें खंड का प्रारंभ जो है सुजान के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। तो कहानी का अंत जो है वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया। इस तरह की कहानी। तो प्रत्येक खंड का प्रारंभ बड़े ही साधारण परंतु प्रभावी तरीके से। इससे ये प्रतीत होता है कि जो मुंशी प्रेमचंद कहानी की विस्तारित करने की जो शैली है, कहानी संवाद की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर चरित्र उजागर होता है। और सुजान भगत भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ बुलाकी, भोला, सुजान, इन सब का चरित्र हम कैसे जानते हैं? संवादों के माध्यम से ही जानते हैं। इस कहानी के प्रत्येक स्थिति और प्रसंग का निर्माण कल्पना मात्र से नहीं हुआ है, बल्कि उसके पीछे जीवन का यथार्थ एवं समाज की सच्चाई छुपी हुई है। कहानी के बीच बीच में प्रेमचंद अपनी टिप्पणियों को भी पात्रों के क्रियाकलाप के माध्यम से पुष्ट करते हैं। तो प्रेमचंद की भाषा उनकी रचना शिल्प की एक प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यंजक और पारदर्शी है, जो बात को ज्यों का त्यों पाठक के दिल दिमाग पर अंकित करने में मदद देती है। तो इनकी भाषा जो है अगर हम देखते हैं तो वक्तृता पर कोई गांठ नहीं है, कह रहे हैं। जो सुजान भगत कहानी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं आया जिससे जो है कथा के प्रभाव में बाधा पहुंची। तो पारिवारिक यथार्थ की कथा कहती है सुजान भगत कहानी। पारिवारिक यथार्थ को दर्शाई है सुजान भगत कहानी के माध्यम से। तो आपको ये कैसे बताना होगा, क्योंकि अगर हम भारतीय समाज की अगर बात करते हैं तो परिवार भारतीय समाज की पहली इकाई है। हर कोई जो है परिवार से जुड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद अपने पूरे लेखन में नगर समाज, उच्च वर्ग समाज, निम्न वर्ग समाज से हटकर शहर को न दिखाकर गांव को दिखाया। गांव के उच्च वर्गों को न दिखाकर मजदूर किसान जीवन की दशा और दिशा को दिखाने की कोशिश की है। तो सुजान एक साधारण दर्जे का कहानी का किसान है। और उसका परिवार कितना बड़ा है, उसकी पत्नी, 2 बेटे। सुजान के परिश्रम से उसकी खेती जो है खूब पैदावार हो रही है। खेती में पूरा परिवार सुजान पर आधारित था। कुछ पैसे सुजान के हाथ में आते ही वह धर्म की ओर मुड़ जाता है। साधु संतों को अपने घर पर आदर सत्कार करता है। अनेक सरकारी कर्मचारी भी सुजान के घर में ठहरने लगे। गांव सुजान की ये सब काम को देखकर प्रभावित था और गांव में पानी की समस्या से निपटने के लिए कुआं खुदवाता है। धर्म करता है मतलब, और क्या, उस समय गांव में कुआं खुदवाना भी एक धर्म का काम था। तथा पानी आ जाने पर वह बहुत खुश होता है। गांव में यज्ञ करवाता है, ब्रह्म भोज करवाता है। गया से लौटता है तो वो सुजान महतो से सुजान भगत बन जाता है। धार्मिक कार्यों की ओर उन्मुख होता है। तो परिवार के शेष सदस्य ये सब काम देखकर रुष्ट होते हैं। क्यों? सुजान परिवार का मुखिया होकर भी अब अपना अधिकार खोने लगता है। परिवार का मुखिया है, परंतु उसकी परिवार में कोई भी जो है कुछ नहीं होगी तो उसे कैसा लगेगा? वही कहानी में दिखाया जा रहा है कि परिवार वालों के रुष्ट होने की बात, सुजान का धर्म की ओर बढ़ने की बात। क्यों? क्योंकि एक दिन जब उसकी पत्नी बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी, द्वार पर भिखमंगा भीख मांगने हेतु गुहार लगा रहा था। सुजान भगत का बेटा माँ से कहता है कि माँ, भीख मंगी को भीख दे दो, दे दो माँ भीख मंगे को भूल। तो बुलाकी का संवाद भी देखिए वो क्या कहती है पता है? उपेक्षित भाव से कहती है, क्या भगत के पांव में मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं?
तो यहाँ पहली बार सुजान महतो के मुखिया होने का भ्रम टूटता है। एक मुखिया को, एक जो हेड है, जिसके जो आपके घर का सबसे बड़ा युवक है, जिस पर परिवार नामक जो है संस्था का वह सबसे प्रमुख यंत्र है, उसके बारे में आप ऐसे कहते हैं। वह कह रही है कि क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है, क्यों वो लड़का खुद नहीं दे सकता क्या? माँ और पिता को कहने की क्या जरूरत है? भोला खुद भी दे सकता था उस समय जाकर भिखमंगे को भीख, या फिर बुला की यह भी कह सकती थी कि बेटा तुम्हारे पिताजी से कह दो, वो दे देंगे। ये किस तरह का वाक्य है उपेक्षित भाव से कि भगत के पैर में मेहंदी लगी है क्या? मेरे क्या चार चार हाथ हैं? तो ये उपेक्षित भाव है। एक तरह से कहानी में देखा जाए तो यह बच्चों के सामने जो इस तरह से उसके पिता के बारे में कहना, तो बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारतीय परिवार समाज में सभी का एक एक महत्व होता है। और हो सकता है बुला की उस समय काम में व्यस्त हो, वो भारतीय नारी के अपने कर्तव्य का काम कर रही है, वो घर का काम कर रही है, परंतु पुत्र क्या करता है? अपने पिता की बात का अवहेलना करता है। एक जगह क्या कहता है पता है? अवहेलना के एक संदर्भ में माँ को बताता है, तब माँ कहती है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, बकने दिया करो, बकने दिया करो। 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे ना, अपने आप बोलना छोड़ देंगे। अरे ये सब क्या सिखाया जा रहा है समाज में, परिवार में? फिर सुजान का बेटा भोला कहता है कि दिन भर एक न एक खूचड़ निकालते रहते, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में मत बोला करो, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता है। तो परिवार का जो मुखिया है वो तुम्हारा पिता है, और एक ये पुत्र का संवाद उसके दिल में कितना ठेस पहुंचाता होगा जब अगर सुजान को पता चले कि ये माँ बेटे ऐसी बातें करते हैं। ये है सुजान के परिवार की उसकी स्थिति का नग्न यथार्थ। यहाँ मुखिया को ही बोलने तक की आजादी पर प्रतिबंध लगने की बात कही जाती है। मुखिया कुछ नहीं बोलता है। वो हद तो तब हो जाती है जब भिखारी के चिल्लाने के बाद भी कोई उसे भिक्षा नहीं देता है। द्वार पर कोई आपके खड़ा है, भीख मांग रहा है, आप उसे एक मुट्ठी अनाज नहीं दे सकते हो, और घर में जो है अपने ही पिता की अवहेलना कर रहे हो। तो सुजान उठकर जब अंदर जाता है और पत्नी से प्रतिवाद करता है, और कि क्यों नहीं दे रहे हो, द्वार पर कोई आया है मांगने तो द्वार पर खाली नहीं देना चाहिए। तो कबीर भी इस बारे में कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। द्वार पर आया हुआ साधु भी भूखा न जाए। हमें ज्यादा नहीं चाहिए। कोई द्वार पर आता है तो कम से कम उसे हमें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। वो कुछ आस लेकर आता है तुम्हारे दर पर, और जब देने के लिए जाता है भिखारी तो छबड़ी जो भर कर चुटकी में पकड़कर भिखारी को देने के लिए चलता है, तो छुटकर हाथ से छबड़ी गिर न पड़े इसलिए वो तेजी से चलता है। सहसा भोला क्या करता है, छबड़ी उसके हाथ से छीन लेता है और त्योरिया बदल कर बोला, सैत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब घर में दाना आता है। ओहो, तुम्हारा ही खेत है, तुमने ही मेहनत किया था बेटा, जो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हो तब घर में दाना आता है, सेठ का माल नहीं है लुटाने चला। मुझे कह रहा है ना। सुजान इसके बाद खिसिया गया और वो फिर भी वह भिखारी को बहाना बनाकर वापस भेज देता है। उसके बाद तो वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि मेरे ही घर में वो अनादर, क्योंकि मैं अभी अपाहिज नहीं हूँ, हाथ पांव थके नहीं है, घर कुछ ना कुछ घर का काम करते रहता हूँ, फिर भी ये अनादर। मैंने ही घर बनाया, मेरे ही श्रम का ये फल है, अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा क्या?
क्या अब वो द्वार का कुत्ता है जो पड़ा रहे, घर वाले जो रूखा सूखा दे उसे खाकर पेट भर ले? धिक्कार है ऐसे जीवन को। ये कहानी का एक पक्ष है जहां आकर पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करता सुजान अपने अनादर के कारण विद्रोह या ऐसे कहे तो चुनौती को स्वीकार करने का उत्तर आता है। वो घोषणा करता है कि सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। इस ऐसे घर के पीछे आस्था नास्ता, अच्छा चाहे बुरा, नया पुराने सभी का द्वंद्व छिपा हुआ है। अच्छे अच्छे ऐसे घर में नहीं रह सकता, यानी ऐसे घर में कैसा जहां पर आस्था ना हो, उस घर में रहकर क्या फायदा? जिसके घर में जिस घर में भले बुरे की पहचान ना हो, जिस घर में जो है नए पुराने की पहचान ना हो, तो उस घर में रहकर ऐसा घर कहने से यही समझ में आता है। तो सुजान की कहानी का एक ये पक्ष भी यह है कि नई चेतना और ऊर्जा से जो जागता है, अथक परिश्रम करता है, फिर धन धान्य उपजता है तथा अपनी पत्नी तथा बच्चों का मुख बंद कर देता है और अपने लगन तथा परिश्रम से फिर वह अपने ही घर में अपने अधिकार को प्राप्त करता है। तो इस विडंबना पूर्ण चित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने परिवार में जो तनाव आ जाता है, बिखराव के सूत्र प्रस्तुत किए, उसकी एकजुटता की भी जरूरत पर संकेत दिया है। तो मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों में व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में न देखकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और अहमवाद तथा व्यक्तिगता को मनुष्य की जड़ता और पतन का कारण मानते हैं। सुजान भगत के माध्यम से भी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार के नग्न यथार्थ की ओर संकेत करते हुए उसके आदर्श रूप की संकल्पना भी प्रस्तुत की, जहां मानवता के शाश्वत मूल्य उज्जवल हो और सामाजिकता की भावना को बल मिले। आज के समय में अगर हम परिवार में या समाज के संदर्भ में देखें तो स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति उपयोगी है आर्थिक दृष्टि से तो उसकी स्वतंत्र सत्ता है। अगर वह आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होगा तो उसकी स्वतंत्रता का स्वरूप कुछ और होगा। आजकल जो है संबंध, रिश्ते, नाते किसे देखकर मनाए? रहीम ने ठीक ही कहा था कि जो है रिश्ते जो है धन देखकर, स्वतंत्रता धन को देखकर जो है स्वतंत्रता मिल रही है, आजादी मिल रही है। आज परिवार में, परिवार नामक व्यवस्था में समाज कितना बदल चुका है। रहीम ठीक ही कहते हैं कि सब कोई संपत्ति के सगे, कोई अपना नहीं। विपत्ति के समय जो साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। वो तो मित्र के बारे में कहा गया, परंतु यहाँ पे घर की बात जब करते हैं तो आजकल घरों में ऐसा होने लग गया, परिवार में ऐसा होने लग गया। धन है तो आपकी पूछ है, नहीं तो नहीं। तो सुजान भगत कहानी में अगर हम देखें कि कहानी जब शुरू होती है तब सुजान की स्वतंत्रता का रूप कुछ और है। वो उपयोगी था, जैसे मेहनत तो गांव के सभी किसान करते हैं, पर सुजान के चंद्रमा बलि थे, ऊसर में भी दाना छींट आता था और कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। तो सुजान उसी घर में जहां उसे भीख देने से रोका जाता था। एक समय था जब साधु संतों का वो कानून गो, हल्के से हेड कांस्टेबल का, थानेदार का, शिक्षा विभाग, अन्य अफसरों का चौपाल लगा रहता था उसके घर में। जिन हाकिमों के साथ सुजान का मुंह तक नहीं खुलता था, वही सुजान को अब सब कोई महतो महतो कहने लगे। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। ढोलक मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होता था पूरे गांव में। उसके परिवार भी उसके इस क्रियाकलाप पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। पत्नी बुलाकी भी सुजान की हाँ में हाँ मिलाती थी। इस समय सुजान अपने पारिवारिक संदर्भ में उपयोगी था, इसलिए वो ये सब क्रियाविधि करता था, संपन्न करने के लिए स्वतंत्र था। और इस समय सुजान प्रत्येक परिस्थिति को स्वार्थ से नहीं बल्कि औचित्य से तोलने लगा था। ब्याज भी लेने में उसे आत्मग्लानि होने लगी थी, यहाँ तक कि गांव के छोटे मोटे झगड़े भी वो निपटा दिया करता था। परंतु धीरे धीरे सुजान भगत की उपयोगिता पूरे परिवार में घटने लगी, क्योंकि अब वह पारिवारिक कार्यों में जो है समय कम देने लगे। उनकी जगह उनके बेटों ने ही ले ली थी। अतः अब सुजान भगत की स्वतंत्रता कम होने लगी थी और इसी उपयोगिता के तर्क में ही इनके अधिकार कम होते चले गए।
जैसे किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी बातों में भी भगत की सलाह न ली जाती। और सुजान की पत्नी अपने मुखिया पति के प्रति जो है उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। तो ये व्यवहार जो स्वार्थपरक दृष्टिकोण को देखकर जो बुलाकी भी बेटों का पक्ष लेती है, समय समय पर सुजान के प्रतिवाद भी करती है। जैसे बुलाकी कहती कि गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनते थे कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, परंतु तुम तो सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब तुम्हारा निवाह नहीं होगा। अब तो तुम मालिक बने रहो, ये नहीं हो। जो लड़कों को अच्छा लगेगा वही करेंगे। समझ गई? तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है ना घर में उसी का राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती और तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन पूजन करो और पड़े रहो। तो बुलाकी का ये संवाद साफ साफ जाहिर करता है कि जितनी उपयोगिता उतनी स्वतंत्रता। सही बात बुलाकी दार्शनिक अंदाज से सुजान को समझाती है, परंतु सुजान का दर्शन इससे भिन्न था। तो ध्यान देने की बात यह है कि सुजान ने जो स्वतंत्रता हासिल कर ली है, उसका स्वरूप शांतिपूर्ण एवं कर्मशील प्रवृत्ति का है। तो प्रेमचंद यहाँ पर एक मुख्य किसान की गौरव गाथा गाते हैं। 1927 में जब ये कहानी प्रकाशित हुई तो स्वतंत्रता संघर्ष काल का एक महत्वपूर्ण वर्ष था ये। तो सुजान भगत कहानी में सुजान का धर्म की ओर झुकना, गांव खुदवाना, कुआं खुदवाना, फिर वापस आकर भोज करवाना, सात्विक हो जाना, ये सब धर्म के बारे में बताया गया। तो प्रेमचंद यहाँ पर जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण तो दिखाते ही हैं और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि सुजान भगत कहानी में जो हमने चर्चा की, इसमें प्रेमचंद ने जो समस्याएं उठाई, किसान एवं उसका परिवार, उसकी विशेषताएं, उसकी विसंगतियों को हमारे सामने कहानी के माध्यम से लेकर आते हैं। क्योंकि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थ के क्षेत्र में उसके योगदान के सापेक्ष होती है, तथा व्यक्ति के अधिकार अथवा सत्ता की प्राप्ति का आधार भी उसकी उपयोगिता ही है। अगर प्राणी उपयोगी नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता है। तो कहानी के माध्यम से प्रेमचंद विडंबना पूर्ण स्थिति का संकेत भी करते हैं कि सुजान भगत का उसकी पत्नी एवं उसके बच्चों द्वारा तिरस्कार तथा घर के मुखिया का उसके घर में अधिकार हनन, पत्नी का बच्चों के पक्ष में होना आदि स्थिति पारिवारिक विडंबनाओं को संकेत करती है। तो सुजान जैसा बूढ़ा किसान पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करता है और वह अपने पूरे कार्य व्यापार में गांधीवादी तरीके से जैसे चिंतन, उपवास आदि के द्वारा अपने खोए हुए अधिकार की स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। पत्नी तथा बेटों जैसी नई पीढ़ी को अपनी बूढ़ी हड्डियों के जोर से चुनौती देता है तथा विजय को प्राप्त करता है। आज तो सुजान भगत कहानी से कुछ भी प्रश्न आएंगे तो आप जो है उसको उसी तरह से लिखना होगा। मान लीजिए सुजान भगत का चरित्र चित्रण आ गया, तो सुजान भगत का चारित्रिक विशेषताएं, एक जो है भारतीय किसान, एक कर्मठ किसान, परिवार का मुखिया किसान जो है, वह सब कुछ मेहनत उसकी और किस तरह से धार्मिक भावना है उसके अंदर, ये सारी विशेषताएं आपको दिखानी पड़ेगी। या फिर सुजान भगत कहानी के माध्यम से जो है कहानी के संपूर्ण कार्य व्यापार में किस तरह से परिवार को दिखाया गया है, चित्रित कीजिए, तो वह भी आप लिख सकते हैं परिवार के बारे में। अगली कहानी जो है दो बैलों की कथा, मनुष्यता की पहचान। मनुष्य भले ही दगाबाज हो, पशुओं में भी भावनाएं पाई गई हैं। दो बैलों की कथा में हम देखते हैं कि संवेदना
मानवीय संवेदना के विविध पहलुओं को हम समझेंगे। मनुष्य स्वयं को पशु सुनना एक गाली समझता है। अगर किसी मनुष्य को अगर आप पशु कह देंगे ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। देखा जाए तो स्वयं मानव का ऐतिहासिक विकास पशु से ही हुआ है अगर देखा जाए तो, परंतु विकसित मानव अपने को पशु से दूर समझता है और वो अपने को पशु से दूर करता चला जा रहा है, परंतु वो अपने मकसद में कितना कामयाब होगा कहानी में यही देखा जाएगा, जिस पर आप जान सकेंगे। क्योंकि प्रेमचंद ने जो कहानी का नाम ही दिया है कि दो बेलों की कथा, तो कहानी में हम देखते हैं कि दो बेलों की कथा में बेल हीरा और मोती का आपसी प्रेम न सिर्फ कृषक वर्ग की एकता और समता को प्रदर्शित करता है, बल्कि आम जन के विचारों को भी हीरा और मोती अपने वैचारिकता से गंभीर चुनौती देते हैं। परस्पर प्रेम, सहयोग और संघर्ष की शिक्षा भी देते हैं, साथ ही साथ मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। वह भी सभी की मुक्ति पर बल देता है। झूरी के दोनों बेल जितना आपस में प्रेम रखते हैं ना, उतना ही वह झूरी अथवा अपने मालिक से भी प्रेम करते हैं। मालिक से बिछुड़ने पर भी वे काम से नहीं बल्कि प्रेम के वियोग से दुखी होते हैं। जब दोनों दोबारा झूरी की ससुराल जाते हैं तो उन्हें बड़ी यातना दी जाती है, परंतु बालिका के प्रेम से प्रभावित होते हैं और उसके सहयोग से ऋणी भी। भागने की स्थिति में वे काजी हाउस में बंद होना, यातना सहना, ये एक धैर्यवान, संयमी, विवेकी पुरुष की तरह अपना सकारात्मक संघर्ष करते हैं और सभी की मुक्ति की बात करते हैं, तो नैतिकता की चर्चा करते हैं। और यही वे कहानी के चरम उत्कर्ष प्रदान करते हैं कि हालांकि आज का समाज प्रेमचंद के युग का समाज नहीं रह गया है। प्रेमचंद युगीन समाज में तो प्रमुख वर्ण सामंत, किसान, महाजन थे। समाज में मूलभूत कार्य इन्हीं के द्वारा संपन्न होते थे। स्वभाव के महाजन अभी पूंजीपति नहीं बने थे। निम्न वर्ग अथवा मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, परंतु भूमिका के साथ नहीं। ये तो प्रेमचंद के साहित्य में सभी सामाजिक और वर्ग समुदाय को दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य विषय वस्तु, आशय क्या है, ये जानते हैं। झूरी काछ के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। दोनों पछाई जाति के हैं। पछाई एक नस्ल और देखने में अत्यंत सुंदर। दोनों बैलों में अत्यंत लगाव है, भाईचारा है। संयोग बस एक बार क्या हुआ, इन दोनों बैलों को झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया। नई जगह है, नई जगह जाकर दोनों को अच्छा नहीं लगा। वे रस्सी तुड़ाकर अपने घर वापस आ गए। झूरी तथा गांव वाले इन्हें देखकर खुशी होते हैं, परंतु जो झूरी की पत्नी होती है ना, वो बहुत भला बुरा सुनाती है इन बैलों को। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और इन्हें लेकर अपने घर चला गया। वहां ले जाकर इन्हें मोटी रस्सियों में बांध देता है ताकि ये भाग ना सके, और इन्हें खाना भी कम दिया गया और काम अधिक से अधिक लिया गया। घोर यातनाएं दी गई। बहुत समस्या। फिर एक दिन बच्ची के सहयोग से रस्सी तुड़ाकर वहां से ये भाग जाता है। झूरी के घर से हीरा और मोती दोनों भाग जाते हैं और रास्ते में रास्ता भटक जाते हैं। रास्ते में मटर का खेत पड़ता है। मटर के खेत में खूब चरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद खुलकर आए हैं ना, आपस में सींग मारते हैं, लड़ाते हैं, परंतु बाद में काजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। ये पहला अनुभव था काजी हाउस में बंद होने का। मोती का मन विद्रोह करता है, परंतु
पहल हीरा करता है वह सींगों के प्रहार से काजी हाउस की दीवार गिरा देता है और सभी जानवरों को मुक्त कर देता है, परंतु हीरा रस्सी से बंधा था इसलिए नहीं भाग पा रहा है और मोती उसे छोड़कर नहीं जा रहा है। देखो जानवरों की संवेदना देखो, मनुष्य होता तो चला जाता। फिर दोनों पकड़े जाते हैं, हीरा और मोती। फिर इन्हें कसाई के हाथ भेज दिया जाता है। जब इन्हें कसाई लेकर चलता है तो ये रास्ता इनको अपने घर की तरफ का लगता है। पशु में भी देखो कितनी संवेदनाएं होती है, वो रास्ता भी जानता है, भूलता नहीं, उसे अपने घर के तरफ का रास्ता लगता है। फिर दोनों बैल रस्सी उड़ाकर अपने अपने घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर दोनों जब अपने थान पर खड़े हो जाते हैं, पीछे से कसाई आता है, झुरी और कसाई में थोड़ा प्रतिवाद होता है, फिर हार कर कसाई चला जाता है। तो कहानी इतनी छोटी सी है परंतु इनमें संवेदना देखिए। रचना शिल्प की दृष्टि से भी कहानी जो है बड़ी ही सुंदर है, परंतु यहाँ पर मनुष्यता की पहचान देखिए। मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक चिंतक थे। इनकी प्रत्येक रचना, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो अथवा अन्य लेख आदि हो, हर जगह सामाजिक और आर्थिक पक्ष उनके लेखन का केंद्रीय तत्व रहा। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति समाज की चिंता से सराबोर है, वह उस समाज की इकाई, व्यक्ति अथवा मानव की चिंता किए बिना कैसे रहेगा। दो बैलों की कथा को अगर दो भागों में बांट कर देखे तो इसमें एक तरफ मनुष्य है, जैसे झूरी, उसकी पत्नी, झूरी के साले, उनकी पत्नियां, एक छोटी बच्ची, कसाई, कांजी हाउस का चौकीदार, और दूसरी तरफ दो पशु हैं, बैल है, हीरा और मोती। अगर पूरी कहानी पर दृष्टि डालोगे तो स्पष्ट है कि इस कहानी में मानवीय पात्र, कुछ पात्र को छोड़कर उन पात्रों में कैसी पशुता है देखो तो। और जो प्रकृतितः पशु है उसमें कैसी मानवीयता है, ये देखिए, देखने का विशिष्ट पहलू देखिए। जो पशु है उसमें क्या मानवीयता दिखाई गई और जो मानव है उसमें क्या पशुता आपको देखने को मिलती है। हीरा और मोती दोनों के पास बोलने के लिए जबान नहीं है। दोनों, हीरा और मोती झूरी के बैल थे, दोनों का गजब का परस्पर प्रेम था, भाईचारा था, एकमतता थी, जो स्वार्थी मानव के लिए सदैव उदाहरण बनी रहेगी। स्वार्थी मानव जो है कभी भी प्रेम से नहीं रह सकता, वो भाईचारा नहीं निभा सकता, वो एक मत नहीं रह सकता। परंतु इन पशुओं में देखिए कितना प्रेम है, एक को छोड़कर दूसरा नहीं जा रहा है। जैसे दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। प्रेमचंद के शब्दों में देखिए, कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं बल्कि विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल गप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी होती है, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला कर ऐसे चलते थे। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। हीरा सोचता था कि मेरी गर्दन पर ज्यादा बोझ रहे, मोती सोचता था कि मेरी गर्दन पर ज्यादा बोझ रहे। तो हीरा और मोती का ये प्रेम और परस्पर सहयोग बड़ा अद्भुत है। आज के विकसित समाज में जब मनुष्य आज चांद पर जा रहा है, मंगल ग्रह पर जाने की, बचने की बात कर रहा है, तो प्रश्न ये है कि क्या वो हीरा मोती जैसा विचार रखता है क्या? जो पशु होते हुए भी मानव से बढ़कर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का बोझ अपने ऊपर ढोने की इच्छा रखते हैं तथा एक के न खाने पर दूसरा भी नहीं खाता है।
तथा दोनों एक दूसरे से अतिशय प्रेम रखते हैं और परस्पर सहयोगी है। तो हीरा और मोती का प्रेम देखिए आप, कितना घनिष्ठ प्रेम है जो मानव में नहीं देखने को मिलता। आज भले ही मानव चांद पर चला गया हो या मंगल ग्रह पर जाता हो, परंतु उसमें जो संवेदनाएं, उसमें जो मानविकता, वो पशुओं में भले ही पाई गई है। आज मानव जो है किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति की ओर भले ही बढ़ता हो, वो आज स्वार्थी हो गया है। आज मुंशी प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि तत्कालीन समाज में गुलामों के बीच के प्रेम और सहयोग का संकेत भी हीरा मोती के माध्यम से करते हैं। ये कहानी के प्रथम भाग की पशु संवेदना है जो मानवीय संवेदना से बेहतर है। इसे हम पशु की मानवीयता की संज्ञा दे सकते हैं। अब देखिए मानवों में क्या पशुता आ रही है। वो तो पशु में मानवीयता देख लिया, हमने अब मानवों में पशुता देखते हैं। झूरी क्या करता है, अपनी पत्नी के दबाव में इन दोनों बेजुबानों को अपने ससुराल भेज देता है, परंतु दोनों सत्याग्रह की तरह अनशन कर अपने घर वापस आ जाते हैं। झूरी की पत्नी के क्रोध में वशीभूत होकर झूरी पुनः इसे अपने ससुराल भेज देता है। वह जबरन इनसे कार्य कराया जाता है वहां पर। यहीं से मानवीय पशुता का जन्म होता है। ससुराल में दोनों दंड के भागीदार बनते हैं, उन्हें मार मार कर काम करवाया जाता है। झूरी के साले तो उन पर अत्याचार करते हैं। इसी क्रम में मोती भड़कता भी है और कहता है मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा समझाता है उसे और कहता है कि नहीं रे, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। यह समझने वाली बात यह है कि जाति के धर्म का आशय क्या है। कथाकार इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जाति का धर्म अर्थात जिसे बैल की प्रजाति वर्षों से धारण करती चली आई है, वह है क्या, सहनशीलता और कर्मठता। बैल जाति का धर्म है ये सहनशीलता और कर्मठता। प्रश्न है कि क्या हम हमारे समाज में हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। एक मानव का धर्म क्या है, जैसे सदियों से हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। आप अपना धर्म निभा रहे हैं क्या, वह झूरी निभा रहा है। उत्तर ना में होगा, क्योंकि बाजार के दबाव में हम इतना दबते चले जा रहे हैं कि आज जो है हमारे अंदर तो सहनशीलता तो रही ही नहीं, सहिष्णुता रही ही नहीं, अपनापन रहा ही नहीं, परंपरा के प्रति लगाव हमारा रहा ही नहीं और हमारी संवेदनाएं तो मरी जा रही हैं और कुत्सित स्वार्थ की विकृति पनप रही है। हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। हम अनेक स्वार्थ के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। एक जगह पर हीरा कहता है कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन क्या हम अपना धर्म छोड़ देंगे। यह है सच्ची सामाजिकता, जिसे कथाकार पशु रूपी बैल हीरा से कहलाता है, जिसमें लेखक की चिंता साफ होती है कि पशुता पूर्ण व्यवहार हमेशा त्याग करने योग्य है। मनुष्य की पशुता का कुछ उदाहरण देखें। जब पहली बार हीरा और मोती झूरी के ससुराल से भागकर चले जाते हैं तो झूरी की पत्नी देखकर इन्हें जल जाती है और कहती है कि कैसे नमक हराम बैल हो, एक दिन वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। तो जब नमक हराम शब्द कहती है वो, तो झूरी जब आपत्ति दर्ज करता है तो उसकी पत्नी चिढ़ती है, इन्हें कामचोर कहकर धमकाती है। अब देखूं कहां से इन्हें खली और चोकर मिलता है, सूखे भीसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी इन्हें, खाए चाहे मरे। तो यहाँ पर खाए चाहे मरे
हम एक मनुष्य की पशुवत सोच देख सकते हैं, खाई चाहे मरे, ये तुम्हारी मानवीयता है। अन्य पात्र जैसे झूरी के साले, काजी हाउस का चौकीदार, कसाई आदि के व्यवहार से भी पशुवत प्रवृत्ति नजर आती है। इस तरह पूरी कहानी में प्रेमचंद जी ने बड़ी कुशलता के साथ जो है पशु रूपी बैल के द्वारा मानव श्रेष्ठ को प्रेम, संवेदना, सहयोग तथा नीति से धर्म की शिक्षा दी। तो दो बेलों की कथा में जो है आज के समय और समाज को अगर हम देखें तो आज प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में अगर देखें तो प्रेमचंद ने कहा था कि देशभक्ति राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई है, ये सब कुछ कहते हैं, परंतु दो बेलों की कथा में जो दिखता है हमें कि इस समय सीमा के माध्यम से कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत था और उसके माध्यम से ये सारी संवेदनाएं दिखाई है। तो दो बेलों की कथा से कुछ कुछ विस्थापन की समस्या, ये सब भी हमें उसमें मिलता है, या गोरी जाति का भेदभाव पूर्ण। तो संघर्ष और मुक्ति की गाथा भी ये दो बेलों की कथा के साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो दो बेलों की कथा में बेल का संघर्ष और फिर किस तरह से मुक्ति पाना संघर्ष कर कर। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके मन में कहानी के चरित्र पर जो उठाई गई समस्या के प्रति एक चित्र उभर कर सामने आएगा। प्रेमचंद यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? तत्कालीन समाज जो कि गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसके प्रति संघर्ष और यातना की परंपरा को उभारा है। अन्याय, शोषण एवं साम्राज्यवादी मानसिकता का चित्रण इस कहानी के माध्यम से होता है। हीरा और मोती दोनों बैल हैं, मुख है, स्वामी भक्त है, अतः उनका शोषण किया जाता है। ये दोनों जो है झूरी के घर पर सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, परंतु इनकी मर्जी के विपरीत उन्हें झूरी के ससुराल भेज दिया जाता है। अगर ये बोल पाते अथवा ये प्रतिरोध करने की स्थिति में होते, शायद ये झूरी के घर नहीं जाते। यहाँ पर इनकी असमर्थता में क्या देखोगे? तत्कालीन भारतीय लोगों की असमर्थता का बोध होता है, क्योंकि 1931 में देश गुलाम था, लोग अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों की बात को ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी। इसके लिए लोग अनेक उद्योग कर रहे थे, कभी नरम रूप से तो कभी गर्म रूप से। ठीक इसी तरह से हीरा और मोती की बात को कोई समझ नहीं पा रहा। झूरी जानकर भी विवश था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से दबा था। एक बार जब दोनों बैल ससुराल से वापस आ जाते हैं, दोबारा उन्हें फिर भेजा जाता है और वहां ले जाकर उन पर नए सिरे से अत्याचार किया जाता है। इसी प्रकार जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सेनानी अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई आंदोलन शुरू करते थे ना, तो अंग्रेज शासक उसे दूनी शक्ति से दबाते थे और फिर नए सिरे से नया कानून बनाकर अपने शासन को जारी रखते थे। तो हीरा और मोती का पूरा चरित्र एक धीर, गंभीर और नैतिक सेनानी का परिचय देता है, जो गांधीवादी विचारों से भी प्रेरित है और हर समय सुख में, दुख में, नैतिक, अनैतिक, धर्म, अधर्म के प्रति सचेत रहता है तथा अनेक साम्राज्यवादी शक्तियों का, जैसे झूरी की पत्नी, उसके साले सालों की पत्नियां तथा काजी हाउस के चौकीदार तथा कसाई का डटकर मुकाबला करना है। अंत में ये मकसद में ये लोग कामयाब हो। तो इस तरह से दो बेलों की कथा की चर्चा हमने की है अभी पाठ्यक्रम में। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वह यह कि दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद के विचार को स्पष्ट कीजिए, या फिर दो बेलों की कथा संघर्ष बनाम मुक्ति की कथा है, इस पर आप विचार दे सकते हैं। प्रेमचंद की अगली कहानी सवा सेर गेहूं की चर्चा करते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में
किसानों की क्या अवस्था थी, ये कहानी के माध्यम से हम जान सकेंगे। सवा सेर गेहूं कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अशिक्षा और परंपरागत रूढ़िगत संस्कारों से ग्रस्त भारतीय ग्रामीण समाज की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है जिसमें बेचैनी है, दर्द है, घुटन है। क्योंकि धर्म के नाम पर अपना पेट भरने वाले साधु और महात्मा किस तरह किसानों की धर्म भीरुता का फायदा उठाकर उनका ताउम्र शोषण करते रहते हैं ना, इसका सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से सामने आया है। किस तरह धर्म के भय से गरीब ग्रामीण स्वयं भूखे रहकर भी अपने द्वार पर आए ब्राह्मण को हलवा पूरी देकर भोग करवाते थे, और कभी कभी इनके माया जाल में फंसकर न केवल अपने को बल्कि अपने आने वाली नस्ल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसका सजीव चित्रण हम कहानी में देखने को पाएंगे। तो इस कहानी का केंद्र में शंकर नामक एक गरीब किसान है जो अपने घर पर अनाज का एक दाना न होते हुए भी अपने द्वार पर आए हुए एक महात्मा महोदय के भोजन की व्यवस्था करता है। तो प्रेमचंद इसका चित्रण बड़े मनोरंजक और विडंबना के रूप में करते हैं। शंकर को साधु महाराज के भोजन का सामान भी एक विप्र के यहाँ से ही मिलता है। शंकर एक विप्र महाराज के यहाँ से सवा सेर गेहूं कर्ज लेकर आता है। उसकी पत्नी उसे पीसती है, जब जाकर महात्मा जी को भोग लगता है। महात्मा जी तो सुबह आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, पर इसके बाद शंकर पर जो बीतता है वह हमें कुछ सोचने को मजबूर कर देता है। शंकर की स्थिति का चित्रण करते हुए कथाकार कहता है कि विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। तो शंकर ने दिल से कहा कि सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं, यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चेत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋणमुक्त समझकर उसकी कोई चर्चा भी नहीं की। और विप्र जी ने फिर मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। शंकर समझता था कि वह उरुण हो गया, पर ब्राह्मण अपने शिकंजे में आए शिकार को भला कैसे इतनी आसानी से छोड़ सकता था। ब्राह्मण देवता 7 साल बाद शंकर से तकाजा करते आते हैं और सवा सेर गेहूं को 5.5 मन बना देते हैं। जब शंकर ऐतराज करता है और कई बार गेहूं देने की बात करता है तो ब्राह्मण सीधा मुकर जाता है, उसे वो बख्शिश के खाते में डाल देता है। तो प्रेमचंद इस स्थिति का चित्रण इस रूप में करते हैं कि विप्रलेखा जो बख्शिश सो तुमने जो दिया कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही खाते में 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम काट दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। जब शंकर धूर्त ब्राह्मण के इस कृत्य को अन्याय कहकर इसका विरोध करता है तो वह अपना ब्रह्मास्त्र चला रहा है और कहता है कि यहाँ न दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठता है, उसे लगता है कि एक तो ऋण वो भी ब्राह्मण के बही में रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, क्योंकि पूर्वजों का बनाया हथकंडा काम आ जाता है ना। विप्र महाराज 5.5 मन गेहूं का 60 रुपए तब्दील कर देते हैं। शंकर से उसकी भरपाई करने के लिए कहा जाता है। प्रेमचंद के शब्दों में हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपया, 60 रुपए का दस्तावेज लिखाया गया, 3 रुपया सैकड़ा शुद्ध, साल भर न देने पर शुद्ध पर कर 3.5 रुपए सैकड़े 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से और देनी पड़ी। शंकर भी कम हटी नहीं था, उस पर भी ऋण चुकाने का धुन सवार हो जाता है। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके किसी भी तरह 60 रुपए जमा कर
कर ही लेता है और उस रुपए को लेकर विप्र महाराज के पास जाता है, परंतु विप्र को अपना शिकार छुटता नजर आता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसमें अभी 15 रुपए कम है तो शंकर को उरूण करने के लिए मना कर देता है। शंकर 2-3 महीने की मोहलत मांगता है, विप्र फिर साफ इनकार कर देता है। तो शंकर गांव वालों से 15 रुपया उधार मांगने निकल पड़ता है और पंडित जी के भय से कोई भी उधार नहीं देता है। शंकर यहाँ पराजित सा महसूस करने लगता है और उसमें एक पस्ती सी भी आने लगती है। तो कहानीकार इस स्थिति का चित्रण करते हुए कहता है कि क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा नहीं कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपए जमाए हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। उसके बाद तो शंकर मेहनत से कोसों दूर भागने लगा। गांजा और चरस चिलम एक बार तो फिर उसके साथी फिर बन जाते हैं। अब वह पैसे बचाना छोड़ देता है और कुछ पैसे आते ही कपड़े बनवाता है। उसे लगता है कि क्या बिगाड़ लेंगे पंडित जी। अब उसके पास जो कुछ है ही नहीं, पर पंडित जी तो महाधूर्त। वो पहले शंकर को फिर उसके पूरे परिवार को 1.25 सेर गेहूं के बदले अपना बंधुआ मजदूर बना लेता है। और प्रेमचंद कहानी के अंत में कहते हैं कि सच घटना है। ऐसे कई शंकर जो है एक को विप्र के हाथों से जो है खले गए हैं दुनिया में। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस कहानी में प्रेमचंद ने ब्राह्मणों की साजिश का पर्दाफाश किया है और पूरी तरह से औपनिवेशिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के हर कमजोर पहलू पर प्रहार करना प्रेमचंद का अपना लक्ष्य है। वे उसे विषय बनाकर कहानियों की रचना करते हैं। औपनिवेशिक शासन ने पूरे समाज को विकृत कर रखा था और उसकी निगरानी में कुछ स्वार्थी लोगों ने हर तरफ लूट खसोट मचा रखी थी। औपनिवेशिक गुलामी से जुड़ा एक सत्य जमींदार, महाजन और ब्राह्मणों द्वारा किसानों और किसान मजदूरों की आर्थिक पुरोहितों का शोषण था। प्रेमचंद इसका मुख्य कारण ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके रूढ़िगत संस्कार को ही मानते थे, जिसे उसी रूप में बनवाए रखने और औपनिवेशिक शासन का ही सत्ता था। तो 1.25 सेर गेहूं में जब हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल में प्रेमचंद ने जो है धर्म के नाम पर पेट भरने वाले साधुओं की पोल खोली और पोल खोलने में कोई संकोच नहीं किया है। इन परजीवी साधुओं का बोझ समाज पर पड़ता है और इनका उदर जो है उत्तरोत्तर गरीब किसानों का एवज बढ़ता ही जाता है। प्रेमचंद कहते हैं कि 7 साल गुजर गए, विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया, उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए। तो उपनिवेशवादी महाजनी सभ्यता का सीधा असर था। महाजनी सभ्यता किस प्रकार किसानों को निगल जाती है, इसका बड़ा ही बेबाक चित्रण प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। गरीब किसान शंकर महात्मा जी को भोजन कराने के लिए 1.25 सेर गेहूं उधार लेता है। महात्मा जी तो प्रातः काल आशीर्वाद देकर चलते बने, इधर गेहूं देने वाले विप्र महाराज शंकर को ऐसी महाजनी के चक्कर में डालते हैं कि अपनी सारी जिंदगी उनकी गुलामी करनी पड़ती है और उसके मरने के बाद उसका बेटा भी कर्ज चुकाने के लिए विप्र महाजन की गुलामी करने को मजबूर हो जाता है। तो प्रेमचंद के शब्दों में इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। प्रेमचंद ने यहाँ स्पष्ट कर दिया था कि औपनिवेशिक शासन काल में मैं गरीब आदमी की सुनाई करने वाला तो कोई है ही नहीं।
औपनिवेशिक शासन की उदासीनता ने उस आग में और भी घी डालने का काम कर दिया था। तो इस शासन व्यवस्था में जमींदार और धर्म के ठेकेदारों को आम आदमी का खून चूसने की खुल्लम छूट दे रखी थी और वह अपनी इस नीति के तहत बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से इस काम को बखूबी इंजाम दे रहा था। तो प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की इस कमीनगी का अत्यंत जो है सुंदर चित्रण किया है। तो धार्मिक पाखंड और प्रेमचंद को ने जो दिखाने की चेष्टा की है, इनकी ऐसी कई कहानियां हैं, मुक्ति मार्ग, बाबा जी का भोग, मोटेराम शास्त्री, ये सब जो है इस तरह की कहानी। तो प्रेमचंद की व्यंग दृष्टि, व्यंग भी यहाँ पर एक छटा दिखाई पड़ती है। समाज में व्याप्त जो है बुराइयों को उजागर करने का क्रम जो मानो व्यंग की धार हो जाती है। सवासेर गेहूं में इनकी जो ये क्षमता चरम उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। कहानी ब्राह्मणवाद का जो है विद्रूप प्रस्तुत करने वाली व्यंग और विडंबनापूर्ण कहानी। इसमें धर्म के नाम पर मुफ्त तरमाल उड़ाने वाले पेटू पंडित पर करारा व्यंग किया गया है। इसका एक नमूना देखिए किस तरह से लिखा। एक दिन एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर, गले में जटा, सिर पर पीतल का कमंडल हाथ में लिए, खड़ा पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिपूर्ण भोजन करते थे। आगे गरीब शंकर की स्थिति का चित्रण देखिए कैसा था। ये तो महात्मा का चरित्र चित्रण। ये तो अब देखिए शंकर की स्थिति। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, और गांव भर में गेहूं का आटा नहीं मिला तो गांव के सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता तो एक भी नहीं था ना। अतएव देवताओं को खाद्य का पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा मिल गया। उनसे जो है 1.25 सेर गेहूं उधार लिया, स्त्री से कहा पीस दे। महात्मा जी ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह। तो प्रेमचंद ने देखो इस व्यंग के द्वारा महात्माओं की विशेषता बताई। वो हमारे सामने सब कुछ बयां कर देती है। रईसों के प्रसाद में रहना, हवा गाड़ी में चलना, रुचिकर भोजन करना, ये तो भोगियों के लक्षण होते हैं, योगियों के थोड़ी होते हैं। महात्मा का वेश धारण करना, तपस्या का ढोंग दिखाना, देव स्थान की परिक्रमा करना, योग सिद्धि प्राप्त करने का पाखंड करना। तो शंकर जैसे सीधे साधे संस्कार की बेड़ियों में बंधे जकड़े गरीब किसान अज्ञानी भक्तजनों को ठगने की ये तो टेक्निक है, कौशल है। इसके बिना तो उसका जादू चल ही नहीं सकता। तो शंकर पर इस जादू का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ा। तो कहानी के आरंभ में ही प्रेमचंद ने उसकी मन स्थिति पर व्यंग करते हुए कहा, भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी नहीं दिया तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो जा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता है ना, तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। जरूरी खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाना। भगवान के भक्त जो ठहरे साधु महात्मा। तो इस कहानी की विडंबना यह है कि शंकर के घर पर आए साधु महाराज के भोजन का सामान भी गांव के एक विप्र महाराज के यहाँ ही उधार के रूप में मिलता है। और शंकर इस उधार को अपने जानते चुकता भी कर देता है, परंतु विप्र महाराज उसे अपने बख्शिश के खाते में डाल देते हैं और ऋण मुक्त करने से उसे साफ इनकार कर देते हैं। शंकर इसका विरोध करता है, मगर यह कोई हिसाब नहीं कहता है। वो हमेशा ऋण के
बोझ तले दबा रहता है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता, और शंकर जो है हमेशा उसी तरह से जो है उसका परिवार उस कभी जो है आगे नहीं बढ़ सकता, और वो कभी ऋण नहीं हो सकता है, और शोषण मुक्त नहीं हो सकता। तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया ब्राह्मण होके, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहता है शंकर। उसी घड़ी तगाता कर लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। कहता तो है मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। परंतु शंकर ब्राह्मण महाराज को उसी की हथियार पर परास्त करने का प्रयास करता है। चालाक ब्राह्मण आखिर एक अशिक्षित और गंवार के चंगुल में कैसे फंसता। हालांकि शंकर भी कहता है कि तुम्हें वहां जवाब देना पड़ेगा, परंतु ब्राह्मण कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो है सीधे साधे अशिक्षित किसान फंस जाता है। यहाँ पर विप्र महाराज जो जवाब देते हैं उसमें प्रेमचंद की व्यंग क्षमता तो देखने को मिलती है। विप्र कहता है वहां 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 का डर तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहां तो सब मेरे अपने भाई बंधु है, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़े की संभाल लेंगे। प्रेमचंद यहाँ भी चुटकी लेने से बाज नहीं आती। शंकर विप्र महाराज के ऋण को चुकाने के लिए केवल जी तोड़ मेहनत ही करता है, बल्कि वह मितव्ययिता करने का भी हर संभव प्रयास करता है। इस स्थिति में के चित्रण में प्रेमचंद की व्यंग क्षमता देखने मिलती है। कहते हैं शंकर ने 1 साल भर तो कठिन तपस्या की, मियाद की कि पहले रुपए अदा करूंगा। फिर उसने व्रत सा ले लिया था, मानो दोपहर के पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी। अब वो भी बंद हो गया, केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती थी। रोज पैसे का तंबाकू भी पी जाता था। अब वो व्यसन, यही एक व्यसन था जिसका अब कभी त्याग न कर सका था। अब वो व्यसन भी जो है कठिन व्रत को भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का पटक दिया, तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर दी, कपड़े पहले भी त्याग दिए, चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वो प्रकृति की जो है कुछ न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए थे। ये प्रेमचंद की व्यंग्य शैली जो न केवल उसे उत्कृष्ट बनाती है, बल्कि भविष्य में साहित्य के क्षेत्र में व्यंग्य का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो कहानी जो है शिल्प की दृष्टि से बड़ी ही बेजोड़ कहानी है। कहानी का शिल्प तकनीक जो है बड़े ही सुंदर ढंग से प्रेमचंद ने यहाँ पर प्रस्तुत कर कर हमारे सामने प्रस्तुत। और प्रेमचंद यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से उस समय जो है सीधे साधे लोगों पर अत्याचार होता है। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सह संसार से जो है प्रस्थान किया था, और फिर भी 120 रुपए उसके सिर पर सवार हो गए। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी नहीं थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी नहीं, ईश्वर जाने। पढ़ने वाला पाठक कहानी के इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, सच्ची घटना। ऐसे कई शंकर हैं, ऐसे कई विप्र हैं जो दुनिया के साथ आज दुनिया खाली नहीं है। शंकर भी ऐसे हैं और विप्र भी ऐसे हैं। तो कहानी में बहुत ही सुंदर भाषा के साथ जो है जीवंतता ला देती है कहानी। तो सवासेर नामक जो कहानी में अगर हम देखते हैं तो औपनिवेशिक शासन काल में किस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा निर्धन किसानों का आर्थिक और शोषण होता था। उस काल में गरीब आदमी की सुध लेने वाला कोई नहीं था। इसीलिए जो है इस तरह के धूर्त ब्राह्मण सीधी सादी जनता को धर्म के नाम पर धर्म का डर दिखाकर किस तरह से मनमाना शोषण करते थे, ये जो है हमें कहानी में सवासेर गेहूं में हमें देखने को मिलता है। तो सवासेर गेहूं से संबंधित जो प्रश्न आने की संभावना है वह ये कि सवासेर गेहूं कहानी के माध्यम से जो है प्रेमचंद की व्यंग्य दृष्टि को स्पष्ट कीजिए, या फिर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब जो है अगली कहानी है प्रेमचंद की सदगति कहानी। प्रेमचंद
इस सदगति कहानी में दलितों की समस्या के बारे में हम देख सकते हैं। दलित आज भी कई समस्याओं में जकड़ा हुआ है। सदगति कहानी में यही हमें देखने को मिलता है। तो सदगति कहानी की चर्चा शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दें ताकि पता चल जाए। तो प्रेमचंद ने अपने समय में वर्णाश्रम धर्मी समाज व्यवस्था में दलित के प्रति कितनी क्रूर और अमानवीय थी, ये आपको इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रेमचंद परंपरागत हिंदू समाज धार्मिक और आर्थिक शोषण को किस तरह से आधार देता है, इसके जरिए दलितों और स्त्रियों का शोषण करता है। लोग परलोक के नाम पर पाखंड चलाने वाले धार्मिक कर्मकांड गरीब दलितों का किस तरह से शोषण का हथियार बनाते हैं, वो हम देखते हैं। सदगति कहानी में हम चर्चा करते हैं दलितों के विषय में, क्योंकि समकालीन दलित साहित्य आंदोलन में प्रेमचंद प्रगतिशील धारा के रचनाकार माने जाते हैं। सदगति कहानी का कथासार मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इसकी मूल कथा। इसका प्रधान पात्र दुखी, जो दलित जाति का एक गरीब धर्मवीरू मजदूर है, वह अपनी बेटी के ब्याह की साइत विचारने के लिए गांव के पंडित घासीराम के गांव के पंडित घासीराम के पास जाने से पहले घर पर उनके स्वागत सत्कार दक्षिणा आदि का प्रबंध करने का काम अपनी पत्नी को सौंप देता है। जाते समय वो पंडित जी की गाय के लिए घास का गट्ठर भी लेकर जाता है। घास का गट्ठर गाय के सामने डालने के बाद पंडित जी के सामने उपस्थित होकर अपनी बेटी के ब्याह की साइत विचारने का अनुरोध करता है कि बिटिया का विवाह है, थोड़ा देखिए तो कब का लगन होगा, इस तरह से कहता है। तो पंडित जी पहले तो व्यस्तता का बहाना बनाते हैं, फिर उसके अनुरोध करने पर चलने के लिए सहमत भी हो जाते हैं। किंतु चलने से पहले पंडित जी को क्या कहते हैं पता है? एक गांठ लकड़ी जो है ना, वो चल तो चीर दे और भूसेले से भूसा रखने का काम सौंपते हैं। सुबह का भूखा प्यासा दुखी तो पहले भूसेली में भूसा रखता है, फिर लकड़ी की गांठ चीरने लग जाता है। गांठ इतनी पक्की है कि कुल्हाड़ा ही नहीं चलता है। तो बेचारा थक कर हार कर दुखी चिलम पीने के लिए पंडितानी के पास आग मांगने चला जाता है और थोड़ा सुस्ताने लग जाता है। दोपहर को विश्राम करने के बाद, क्योंकि दिन चढ़ जाएगा, तो पंडित जी दुखी के काम का जायजा लेने आते हैं और लकड़ी की गांठ देखकर उसे गुस्सा होकर कहते हैं कि लकड़ी नहीं चीरा तू अभी तक, जा तेरी लड़की की जो है मुहूर्त यानी साइत भी नहीं देखूंगा शादी की। पंडित जी का गुस्से से डर गया। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, दुखी बेचारा भूखा है, प्यासा है, थका हुआ है। पूरी गांठ जो है ताकत लगाकर जो है गांठ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। गांठ तो फट जाती है, किंतु गांठ के फटने के साथ दुखी भी जो है मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। सोचिए तो, दुखी की लाश उठाने के लिए
जब दलित बस्ती के लोग इनकार कर देते हैं तो मजबूर होकर पंडित घासीराम को स्वयं उसकी लाश घसीटकर सिवान के बाहर तक ले जाना पड़ता है। तो ये कथा प्रसंग में अगर आप देखेंगे तो कहानी में चिलम के लिए पंडितानी आग नहीं देती है, आग देगी क्योंकि वो तो छोटी जाति का है ना, उसे कैसे आग दे सकती हूँ। आग का अंगार दुखी के ऊपर फेंक देती है दूर से, क्योंकि उसे टच नहीं हो जाए, क्योंकि वो दलित वर्ग का है और ये ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का इस तरह का अत्याचार की तरफ संकेत करते हैं। इसके साथ ही चिगरी गोड जैसे पात्र आदि समाज में व्याप्त वर्णगत अंतर विरोधों का भी संकेत करते हैं। जब जो है पंडिताइन का पति जो है वह लाश को खींच कर ले जाता है तो कुछ नहीं होता है, और वहीं उसकी लकड़ी दलितों के द्वारा चीरी हुई लकड़ी से तुम खाना बनाओगे तब तुम्हें दलित नहीं लगता है, और परंतु जब तुम उसे आग देते हो तो उस समय वो तुम्हारे लिए जो है छुआछूत हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे सदगति कहानी का महत्व इस बात से है कि आप देखेंगे कि धर्म धर्म का जो अंधविश्वास आजकल चला हुआ है हिंदू समाज में, पुरोहित के धार्मिक भयादोहन की कहानी के तौर पर इसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि घासीराम का ये अमानवीय व्यवहार कहानी का प्रमुख आयाम है। तो लकड़ी की गांठ और हिंदू धर्म की जहरीली जाति व्यवस्था की भी गांठ है ये एक तरह से। तो दलित चेतना के संदर्भ में अगर हम देखें तो सदगति कहानी अगर देखें तो यहाँ पर सवर्ण जो है करुणा के केंद्र में था, परंतु कथानायक खलनायक जो है घासीराम हमारी सवर्ण कारुणिकता का घृणा का पात्र है। तो सदगति का जो प्रमुख चरित्र है कहानी में कुल 5 चरित्र हैं। दुखी, झुरिया, पंडित घासीराम, पंडतानी और चिखरी गोड। झुरिया कौन है? कहानी के मुख्य पात्र दुखी की पत्नी है और पहले अनुच्छेद में ये आती है कहानी में। दुखी और झुरिया के बीच कुछ संवाद होता है जिससे कहानी में जो कुछ होने जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, मगर कहानी में झुरिया के चरित्र का विकास बहुत कुछ नहीं मिला है। इस कहानी में दूसरी जगह अनुपस्थित ही है, दिखाई दी गई है इसे। फिर जो है पंडितानी जो कि पंडित घासीराम की पत्नी है। प्रेमचंद ने पंडितानी को एक टिपिकल ब्राह्मणी के रूप में चित्रित किया है। पंडितानी पहले तो बेरोठे पे घुसकर आग मांगने पर दुखी पर गुस्सा होती है, फिर दूर से ही उस पर आग फेंकती है, मगर उनके मन में स्त्री सुलभ दया भी है जो एक क्षण के लिए दुखी के प्रति उमड़ता है। वह दुखी को खाना खिलाने के बारे में पंडित से बात करती है, लेकिन उसके श्रेष्ठता बोध के आगे यह दया भाव देर तक नहीं टिकता है। उसके भीतर स्त्री उसकी ब्राह्मणी छवि के आगे कमजोर पड़ जाती है। वो कुल मिलाकर उसके भीतर दुखी के प्रति थोड़ी बहुत हिराकत का भाव भी बचा रहता है। और चिखुरी गोंड कहानी में दी गई सूचना के अनुसार पंडित घासीराम के गांव का रहने वाला एक निम्न वर्गीय चरित्र है। यह पंडित घासीराम को नजदीक से जानता है और उनके पंडित होने से दुखी की तरह आतंकित नहीं है। वो पुरोहित दोहन के विरुद्ध उसके मन में आक्रोश है। दुखी पंडित घासीराम के जिस दिव्य रूप का मुक्त है वह रूप चिखुरी गोंड को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाता। चिखुरी गोंड के लिए तो घासीराम चिकने सिर पर और फूले गालों वाला एक नाटा आदमी है। चिखुरी गोंड तो घासीराम को कहता है कि ये तो चिकने सिर वाला है, फूले फूले गालों वाला है, जिसने रोली और चंदन का लेप लगा लिया और चेहरे पर देवताओं जैसा दिव्य दिखता है ना, जिस दिव्य रूप से दुखी आतंकित है। और चिखुरी गोंड एक इसका छद्म समझता है। पंडित के दरवाजे पर दुखी को जी तोड़ काम करते हुए देख चिखुरी गोंड दुखी को पूछता है, कुछ खाने को मिला? कि काम कराना जानते हैं, जाके मांगता क्यों नहीं? दुखी के ये कहने पर ये कैसी बातें करते हो रे, बामन की रोटी क्या पचेगी? चिखुरी
दुखी देखो बेचारा, वो कहता है कि बामन की रोटी क्या पचेगी हमारे। चिकुरी गोंड प्रतिवाद करते हुए कहता है, अरे पचने को तो पच जाएगी, पहले मिलेगी तो सही है, बामन तो खुद भूख मरते हैं, तुझे कहां से खिलाएंगे, ये तो दूसरों से मांग कर खाते। नहीं, मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें फाड़ने का हुक्म दे दिया। उस ब्राह्मण ने, जमींदार भी खाने को कुछ देता है समझे, हाकिम भी बेगार लेता है, कुछ मजदूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए और धर्मात्मा बने हैं। ये संवाद दर्शाता है कि चिकुरी गोंड के मन में इस निर्दयी धर्मात्मा के प्रति विरुद्ध आक्रोश है। वह अपना आक्रोश जो है दुखी के सामने खुलकर व्यक्त भी करता है। इस कहानी में चिकुरी गोंड का चरित्र महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन वर्णाश्रम धर्मी जो है पुरोहित समाज में चलने वाले दलित दोहन के विरुद्ध कर रहे गुस्से को व्यक्त कर दिया है। और एक चरित्र है पंडित घासीराम। ये वर्णाश्रम धर्मी समाज का प्रतिनिधि चरित्र है। इसके माध्यम से दलित दोहन का व्यापार चलता है। यह वर्णाश्रमी समाज में शोषण का प्रतीक है। इसका काम सिर्फ भजन पूजन करना है, इतने में ही इसका भरण पोषण सुखपूर्वक होता रहता है, यही इसकी जीविका का स्रोत है। पर प्रेमचंद ने घासीराम को निम्न शब्दों में चित्रित किया और क्या कहा है पता है? पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे, नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते, हाथ मुंह धोते, 8 बजते तक असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भंग की तैयारी, पहला भाग जो है भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते थे, फिर आईने के सामने माथे पर तिनका लेकर तिलक लगाते थे, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालते थे, नहलाते थे। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भांग छान कर बाहर आते, और जब बाहर निकलते तो 1-2 जजमान जो है द्वार पर आ जाते थे, तो ईश्वर उपासना का फल मिल जाता। यही थी उनकी खेती। पंडित घासीराम निर्दय और काइया है। वो दुखी से बेगार भी करवाता है, उसका साहित्य विचारने में आनाकानी करता है। तो प्रेमचंद ने इस चरित्र के बहाने समाज में व्याप्त परलोकवाद के शोषण मूलक तंत्र के ऊपर पर्दा हटा दिया है। तो दुखी के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समाज को दिखाया है। दुखी एक चरित्र के बारे में हम देखते हैं कि ये वो चरित्र है जो समाज में परलोकवादी विश्वासों में जकड़ा हुआ है। वो सोचता है कि इस लोक में नहीं, परलोक में मुझे भुगतना पड़ेगा, पर परलोक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो इस लोक में नहीं हुआ, परलोक में क्या होगा? पंडित घासीराम की शोषण का शिकार बनता है। धर्म भीरू, परलोकनिष्ठ और ब्राह्मण को जन्मना श्रेष्ठ समझने वाला दुखी ब्राह्मणों को ईश्वर का प्रतिनिधि समझकर उनके हर आदेश का ईश्वर आज्ञा की तरह पालन करता है, और वो इसी आज्ञा पालन के क्रम में अपनी जान तक गंवा देता है। दुखी की दर्दनाक मृत्यु इस कहानी को जहां एक तरफ करुणास्पद बनाती है, वहीं दूसरी तरफ इसे परलोकवादी समाज के विरुद्ध आक्रोश को भी जन्म। दुखी के रूप में प्रेमचंद ने भारतीय समाज के ऐसे पात्र को प्रस्तुत किया है जिसे जीवन भर जो है वर्णाश्रमी समाज में छद्म जो है धार्मिकताओं की चक्की में पीसा जाता है। तो प्रेमचंद ने बड़े ही सुंदर ढंग से ये सब चरित्रों का अंकन किया है। आमतौर पर प्रेमचंद किसी एक पात्र या किसी एक वर्ग या प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्रेमचंद तो संपूर्ण समाज के जो है प्रवृत्ति का चित्रण करते हैं। हम देखते हैं कि सदगति कहानी में जो वर्णाश्रम धर्मी सनातन समाज में ब्राह्मण को पूजनीय और आदरणीय मानने का विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि ब्राह्मण अपनी विशिष्ट सामाजिक हैसियत के जरिए शेष समाज का धार्मिक दोहन करता है। तो ऐसे धार्मिक दोहन को समाज में कहीं से कोई चुनौती नहीं दी जाती, उल्टे इसे धार्मिक कृत्य के रूप में स्वीकार्य प्राप्त है। पंडित घासीराम दुखी की श्रद्धा का दोहन करता है और दुखी उसके दरवाजे पर अंधश्रद्धा रूपी लकड़ी की सदियों पुरानी गांठ को चिपते चिपते मर जाता है।
तो लकड़ी की गांठ का फटना और दुखी की मौत, ये संकेत है कि अंधश्रद्धा का दौर समाप्त होने वाला है। धार्मिक शोषण का मायाजाल टूट चुका है। पंडित घासीराम के दरवाजे पर बेगार करते करते मरने के लिए अब कोई दुखी नहीं आएगा। ये कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा और विवेक में से अगर किसी एक को चुनना है तो आप किसे चुनेंगे? विवेक को। प्रेमचंद ने लिखा है कि उधर दुखी की लाश में खेतों में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। ये कहानी हमें बताती है कि सेवा और निष्ठा का ऐसा पुरस्कार किसी भी विवेक सम्मत आदमी के स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी से अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, तो यही कि वर्णाश्रम धर्मी समाज में दुखी जैसे चरित्र पर चर्चा कीजिए। लकड़ी की गांठ यहाँ पर किस चीज का प्रतीक है और गांठ का फटना यहाँ पर क्या संदेश देती है, जो मैंने अभी बताया, उस पर आप ध्यान देंगे। अब जो है इस खंड की अंतिम कहानी कफन, जो आज भी बड़ी प्रासंगिक बनी हुई है। कफन तो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कहानी। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। कहानी के पात्र घीसू और माधव के माध्यम से हम कहानी की संवेदना को समझेंगे। क्योंकि कहानी, कफन कहानी घीसू और माधव की कहानी। माधव की पत्नी बुधिया भीतर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और बाहर घीसू और माधव क्या कर रहे हैं पता है? अलाव के पास बैठे हुए भुने हुए आलू खाने में लगे हुए हैं। क्यों? वह अपनी पत्नी या अपनी बहू की प्रसव पीड़ा से क्या वो परिचित नहीं है? हैं? उन्हें दर्द नहीं दिख रहा है उनके सामने खाने की समस्या कि अगर बाप सोचता है मैं अंदर गया तो ये आलू ज्यादा खा जाएगा, बेटा सोचता है कि मैं अंदर गया तो ये खा जाएगा। बाहर अंदर बुधिया का प्रसव पीड़ा से तड़पना और बाहर घीसू और माधव अलाव के पास बैठे हुए भुने हुए आलू खाने लगना। उधर बुधिया का असह्य पीड़ा चीख रही है, इधर बाप बेटा क्या कर रहे हैं याद पता है? ठाकुर के बेटे की बारात की दावत याद कर रहे हैं। वो आलू खाकर अलाव के निकट से वहीं पर ही सो जाते हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। देखते हैं कि सुबह बुधिया की मृत्यु हो जाती है। सुबह बुधिया की मौत पर दोनों रोना पीटना शुरू करते हैं। कुनबे के लोग जुटते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगती है। तो घीसू माधव कफन आदि व्यवस्था के लिए निकलते हैं। जमींदार से 2 रुपए मिलने के बाद फिर क्या? घीसू गांव भर घूमकर 5 रुपए से ज्यादा रकम जुटा लेता है, पता है? कुनबे के लोग बाकी इंतजाम करने में लगे हुए हैं। बेटा तो इधर दोनों माधव और घीसू बाप बेटा कफन के लिए शहर जाते हैं। 2-4 जगह कफन देखने के बाद दोनों शराब की दुकान में पहुंचते हैं। जी भरकर शराब पीते हैं कफन के पैसे से, दावत उड़ाते हैं, बचा हुआ खाना भिखारी को दान दे देते हैं और फिर नशे में मस्त होकर निर्गुण गाते हुए निढाल होकर गिर पड़ते हैं। तो कहानी यही खत्म हो जाती है। तो कहानी का सरल पाठ करने पर आप पता चलेगा कि घीसू और माधव की अमानवीयता तो दिखाई पड़ती है, परंतु बुधिया ने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों के खाने का इंतजाम करती रहती थी। जब तक वो जिंदा थी वो लोगों के घर काम करने जाती थी। इन दोनों के यहाँ इन दोनों को तो कोई काम पे बुलाता नहीं था, ये तो दोनों काम चोर थे ना, क्योंकि अगर एक दिन काम पर जाते तो 3 दिन नहीं जाते थे, तो ऐसे को कोई काम पर भी नहीं रखता था।
बुधिया बेचारी इनके लिए घरों में काम करने जाती, कोई पिसाई कुटाई करके किस तरह से इनको पेट भरने का इंतजाम करती। और आज उस बुधिया के प्रति इनका ये रवैया सचमुच अमान्य है। लेकिन उसकी वजह से क्या है, आइए थोड़ा आप देखिए। कहानी 3 भागों में। पहले भाग में तो आप कहानी के प्रमुख नायक घिसू और माधव के बारे में जान जाएंगे कि ये पहले दर्जे के कामचोर हैं। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, और माधव आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चलम पीता। दूसरी बात ये कि दोनों में संतोष और धैर्य, संयम और नियम की पराकाष्ठा है। प्रेमचंद लिखते हैं कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये तो उनकी प्रकृति थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं है। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए हैं, जीते हैं। और तीसरी बात ये है कि दोनों पात्र विचारशील हैं। वे मेहनत करने वाले अपने साथ के लोगों का हर्ष देखते हैं। इसलिए घिसू किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। यानी जिस समाज में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले भूखे मरने को विवश हों और आराम तलब लोग अपनी मेहनत के बूते पर मौज उड़ा रहे हो, वहां घिसू का ये कदम एक विचारशील कदम है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, वहीं अलाव के सामने धोतिया उड़कर पांव पे पड़े सोए रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुली मारकर पड़े रहते। वैसे तो निकम्मापन और कामचोरी का संघर्ष इसमें दिखाया गया। मुलकदास जी की जो है ये पंक्ति हमारे लिए सही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर कुछ काम नहीं करता है, सोए रहता है, पड़े रहता है कुंडली मारे। दास मूल का कह गए सबके दाता राम, पर भगवान हर किसी को जो है भूखा भले ही जगाता है, परंतु खाने का प्रबंध उसे कर कर सुलाता है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। सबके दाता राम है। ऐसा लगता है कि घिसू सच्चे अर्थों में मुलकदास का चेला था। घिसू माधव दोनों की बेपरवाही इसी कोटि की है। तो घिसू माधव दोनों की बेपरवाही इसी कोटि की है। कहानी में कम से कम 2 वाक्य पुष्टि करते हैं। माधव के ये कहने पर कि बुधिया को कहीं बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, हम खाने के लिए उसे क्या देंगे, बच्चे होंगे तो काम करने जाना पड़ेगा, घर में तो कुछ है नहीं। तो घिसू कहता है कि बेटा सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो पहले। इसी तरह माधव के ये पूछने पर कि अगर मर गई तो कफन कैसे लाएंगे, घिसू फिर आश्वस्त, अरे यही लोग देंगे, समाज के लोग, हो सकता है पैसे न दे कफन ला कर देंगे। तो ये आसूदगी कि घिसू और माधव की कामचोरी और निकम्मेपन के संतों वाली इस दार्शनिक ऊंचाई तक ले जाती है कि भगवान किसी न किसी तरह से सब कुछ जो है इंतजाम कर देता है, सबका इंतजाम करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हमें जो है भगवान ने दिया है तो वह उसका संभालेगा भी। इसीलिए अजगर तो काम भी नहीं करता है, फिर भी उसके लिए सब कुछ आ जाता है, और पंछी भी जो है कुछ काम नहीं करती है, फिर भी उसके लिए दाना आ जाता है, क्योंकि सबके दाता राम हैं। तो प्रेमचंद ने ये, अगर आप ये सोचोगे कि भगवान करेगा सब कुछ, भगवान करेगा और आप कर्म नहीं करोगे और फल की इच्छा रखोगे, तो कामचोर प्रवृत्ति हुई। आप अपने ऊपर जो है बेपरवाह और विचारशील है, आपकी कामचोरी बेपरवाही का संबंध विचारशीलता से है।
प्रेमचंद यही बता रहे हैं कि कहानी में जो सामाजिक संरचना ऐसी है कि किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते तो वे कई ज्यादा संपन्न हैं। किसान और मजदूर की हालत इस कदर खस्ता केवल उसकी आर्थिक स्थिति के नाते नहीं बल्कि वर्गीय स्थिति के नाते है। किसान में दुर्बलताएं हैं। घिसु माधव चाहे जितने भी नकारापन हो, कम से कम उनमें दुर्बलताएं नहीं। तो संस्कारों से मुक्ति का आख्यान है और माधव के संशय और घिसु के समाधान। कफन कहानी का अंतिम संबंध जो संबंध अंतिम संस्कार से है। बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए घिसु और माधव निकलते हैं। सारे तामझाम के बाद भी कहानी में अंतिम संस्कार नहीं हो पाता क्योंकि कफन कहानी यहाँ गोदान उपन्यास से जुड़ती है। अंतिम संस्कार का मामला वहां भी यही है कि उपन्यास में गोदान कर्मकांड के लिए धनिया की घृणा के स्वर तक पहुंची हुई विरक्ति देखने लायक है। मरने पर गोदान, जीते जी तो आप लोग जो है कुछ भी नहीं करते, धर्म नहीं देखते, उसका शोषण करते हो और मरने पर गाय दान दिया जाए। वही जो है मरने पर भी कफन कहानी में देखा जाता है कि जिसको जीते जी तन दागने के लिए चीथड़ा ना हो उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कोई समाज कोई भूखा नंगा रहता है तो उसे तो कोई पैसे नहीं देता है कपड़े पहनने के लिए और मरने पर जो है उसे नया। ये समाज का कैसा नियम है। तो समाज की यही जो है व्यवस्था पर जो है प्रेमचंद ने जो है प्रहार किया है। कबीर की निर्गुण गाना, ठगनी क्यों ने ना झमकावे ढगनी, ठगनी गाने के बाद वो गिर पड़ते हैं। कहानी में रिप्लाई आप देखोगे कि कबीर का निर्गुण पूरी कहानी को नए सिरे से आलोकित करता है। यह आलोक में घिसु का बिल्कुल नया स्वरूप दिखाई देता है। निकम्मा, कामचोर, संवेदनशील, पियक्कड़ घिसु की आत्मा में कबीर की झलक बिजली की तरह चमक उठती है। अभाव और दुख घिसु को उस भूमि पर ले जाता है जहां से कबीर की माया विषमता का विज्ञान हुआ है। कबीर की माया जो है शंकराचार्य की माया नहीं है, न कबीर का रहस्यवाद। तो हम देखते हैं कि कफन कहानी उस सामाजिक आर्थिक विषमता को उजागर करती है जिससे प्रभु वर्ग के लोग मौज कर रहे हैं और रात दिन मेहनत करने वाले लोग पेट भर भोजन मुहाल है। आजकल ऐसा हो गया है, जो काम नहीं करता, जो कामचोर है वह मौज कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है वह जो है खाने के लिए भी नहीं पा रहा है। इस विषमता का मूलाधार क्या है? वर्णाश्रमी मूल्य व्यवस्था और संस्कार है। कफन कहानी के जो दोनों पात्र हैं घिसु और माधव, कफन के बहाने पूरी वर्णाश्रमी संस्कार व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वर्चस्वशाली समूह जो है मूल्य व्यवस्था की व्यूह रचना करते हैं जिसमें दलित शोषित वर्ग थक जाता है और ता जिंदगी उसमें पीसता रहता है। घिसु और माधव इसे अच्छी तरह समझते हैं और सामंती और वर्ण व्यवस्थावादी मूल्य व्यवस्था का शिकार बनते हैं। स्वयं उस मूल्य व्यवस्था के फायदे उठाने की हिमाकत करते हैं। तो घिसु माधव सारी निरीहता और दयनीयता के बावजूद सत्ताकामी जो है दलित चरित्र के रूप में उभरते। इस तरह प्रेमचंद निरीहता के सत्ता की कामना तक की दलित चिंतन यात्रा का पता देते। कहानी ये भी बताती है कि बुधिया की लाश की अपेक्षा सामाजिक विषमता और वर्णाश्रमी मूल्य व्यवस्था के लिए कफन ज्यादा जरूरी नहीं है। एक छोटी सी कहानी इतने बड़े प्रश्न को उठाना प्रेमचंद की कहानी कला की दक्षता का प्रमाण है। तो कहानी के माध्यम से आप जो है इसके प्रश्न आ सकते हैं कि घिसु और माधव की कामचोरी समाज के विरुद्ध नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं?
ऐसा प्रश्न आएगा तो, या फिर कफन के पैसे से शराब पीकर घिसू और माधव विद्रोही बनते हैं, या पलायनवादी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस तरह के प्रश्न MHD 10 के कोर्स में आ सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि MHD 10 का हमने अध्ययन तो किया, इस बीच हमने प्रेमचंद की कई कहानियों की चर्चा की। MHD 10 का ये पेपर आज समाप्त होता है, हमारा पाठ्यक्रम समाप्त होता है MHD 10 का। कल से जो है MHD 11 की कक्षाएं शुरू होंगी। तो MHD 10 से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, जो कि ये पेपर होगा 50 मार्क का, 2 घंटे समय अवधि दी जाएगी। पचास मार्क आप जो है 5 प्रश्न आपको करने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 10-10 मार्क के, या फिर आप एक सब क्वेश्चन भी आता है 7 नंबर में। 6 क्वेश्चन तो आएंगे पूरे जो है 10-10 मार्क वाले, और एक सब क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5-5 मार्क वाले 2 आएंगे। आप इस तरह से जो है 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से आपको जो है 5 करने हैं। 70 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 70 में से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। कई बार जो है यह भी आ जाता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, आता है। ये जो है आपकी कई कहानी, तो आपको कहानियों के टेक्स्ट पढ़ने बहुत जरूरी हो गए। जैसे आज मैंने आपको सिर्फ आलोचना की है, विश्लेषण की है, क्योंकि समय अवधि कम है ना। 2 घंटे में 5 कहानियों का विश्लेषण करना ही जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने बताया, परंतु टेक्स्ट आपको खुद पढ़ना होगा। जो आपकी कहानियां है ना, मूल कहानियां, उसको आपको जानना हो। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो व्याख्या नहीं कर सकेंगे। पात्रों के कुछ नाम से हालांकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कहानी कहाँ चाहिए, परंतु संदर्भ आपको लिखना होगा। आपको अगर उस समय ध्यान नहीं आता है, आपको कोई कोई कहानी एक जैसी लगती है, तो उस समय आप कहानी का नाम भूल जाते हैं लिखने, कि कौन सी कहानी से कौन सा संदर्भ प्रसंग आया है। तो भूल जाना कोई बात नहीं, परंतु जो भी इस पेपर में आएंगे वो तो प्रेमचंद के ही सारे कहानियों से आएंगे, ये तो बात सुनिश्चित है। क्योंकि MHD 10 वाला प्रश्न पत्र का नाम ही है प्रेमचंद विशेष अध्ययन, प्रेमचंद की कहानियां। तो आपको उसमें सभी में लिखना होगा कि प्रस्तुत प्रसंग जो है प्रेमचंद की प्रमुख कहानी का नाम अगर जानते हो तो वह लिख सकते हो। यह कहानी प्रेमचंद जो है अपने युग के, अपने समय के जो है एक सर्वश्रेष्ठ कथाकार, हिंदी साहित्य के कथा सम्राट के रूप में सुपरिचित हैं। इन्होंने जो है कहानी को जो है पहली बार मनोरंजन से परे जो है यथार्थ के साथ जोड़कर देखा, और उसमें जो है विशेष के बल पर आम जनजीवन की पीड़ा को दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि प्रत्येक कहानियां जो पढ़ी, इसमें कुछ आपको समान समान तो लगा होगा ना। प्रेमचंद यहाँ पर कोई जो है स्पेशल पर्सन को नहीं दिखाते, सिर्फ आम जनता को दिखाते। ये जो है सभी संदर्भों में समान रहेगा। तो प्रेमचंद का यह पेपर MHD 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मार्क भी अच्छे आएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इस पेपर में अच्छे से लिखें और मार्क भी अच्छे आए। सभी की जो मैं अच्छे परिणाम की कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे मार्क लाएं इस पेपर में, और आप अच्छे मार्क लाएंगे तो मैं अपने आप को जो है, मैंने जो क्लास की इसमें मैं सही रहा बोलकर या सफल होगी मेरी ये क्लास कक्षा। इसी बीच आपकी कुछ शंका है तो मैं वह आपका समाधान कर सकता हूँ। कल जो है कक्षा MHD 11 की कक्षा चलेगी। इसमें जो है हम अलग अलग कहानीकारों की चर्चा करेंगे। तो आज
जो पढ़ाया उसमें आप लोगों को सभी को समझ में आया? जी सर। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आरती जी, शिखा कुमारी, स्मृति कुमारी, दीपांजलि जी, सारिका जी सर, बहुत अच्छे पूनम से अग्रवाल जी, आप लोग कंटिन्यू बनी रहती हैं, सारिका जी, आरती जी, पता चला। दीपांजलि जी, आप लोग जो है पूरी तरह से धन्यवाद 2 सर। घंटे आप कक्षा में बनी रहती है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ही आप जुड़ी रहिए अगली भी और 4 क्लासेस में। कल जो है फिर समय के अनुसार जो है 6 बजे क्लास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो है आप धैर्य के साथ जो है कक्षा करते हैं, बिना किसी डिस्टर्ब के। किसी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएँ होती है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, उसको जो है हम सही करने का जो है कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके, मेरे से जितना हो सके मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। तो रखता हूँ फिर आज। शुभ रात्रि। ओके। धन्यवाद सर।